हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है। अब हीट जनरली क्या होता है? इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हीट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हीट रिलेटिव होती है। जैसे सपोज मुझे बुखार हो गया तो मेरी बॉडी गर्म हो गई, लेकिन किसी को मुझसे भी ज़्यादा बुखार है तो उसकी बॉडी और गर्म है, तो उसके लिए तो मैं कोल्ड हो गया। तो हीट एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, और हीट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। टेम्परेचर होता है विच इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, सबसे पहला मेथड है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन। सबको पता है कंडक्शन क्या है। एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लास है, यहाँ पे तीन चार बच्चे हैं। ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा। सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, एग्जांपल देती थी मैडम। ये मुझे भी मेरी मैडम ने एग्जांपल दिया था। तो सपोज इसके पास एक पेन है एंड ही वांट्स टू, द फर्स्ट पर्सन वांट्स टू ट्रांसफर द पेन टू द फोर्थ पर्सन। तो ये अपना पेन सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को देगा, थर्ड फोर्थ को देगा। So conduction is the process by which heat flows from the hot end to the cold end of a solid body. Solid में होता है, without there being any net movement of the particles of the medium। मतलब ये जो दो और तीन बंदे हैं ना, ये अपनी पोजीशन से हिलते नहीं, बस वाइब्रेट होकर एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर देते हैं और वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है कंडक्शन में, और कंडक्शन होता है केवल सॉलिड में। ठीक है। अब होता कैसे? जैसे मान लो इसके मतलब जो पहला पार्टिकल उसको खूब सारी हीट मिल गई। अब सॉलिड में ऑलरेडी पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमोल ऑलमोस्ट नल होता है। तो ये वाइब्रेट करना चालू करेगा। जैसे वाइब्रेट करेगा ये नेबरिंग से कोलाइड करेगा, और कोलिजन में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। ये अपनी हीट नेबरिंग पार्टिकल को देके खुद फिर रेस्ट में आना चाहेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये अपनी हीट नेबरिंग को देगा कोलाइड करके। तो ऐसे हीट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर होती है। अब सुन लो। तो आपको क्या पता है, जितने भी मेटल हैं दे आर गुड कंडक्टर, और जितने भी नॉन मेटल हैं दे आर बैड कंडक्टर। तो मतलब गुड कंडक्टर मतलब इजीली हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, और बैड कंडक्टर मतलब हीट को इजीली ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है गुड कंडक्टर के? सबसे जैसे कंडक्टर है आपका सिल्वर, कॉपर, ये सब। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट टर्म आता है जो अपने चैप्टर में, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। कितना हीट कंडक्ट कर रहा है कोई सॉलिड अपने थ्रू, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा वो हीट कंडक्ट करेगा। ठीक है। तो दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। तो फिर ये पाया गया कि अगर मान लो मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी, जस्ट सपोज आई हैव अ सॉलिड बॉडी। ये कैसा बना लो, एक और बना लो। ठीक है। दिस इज अ सॉलिड क्यूब दैट इज विथ मी। ये हो गया सॉलिड। अब सपोज ये इसके दो फेस हैं, एक ये साइड वाला फेस है, इसका टेम्परेचर थीटा 1 है, और इस वाले फेस का टेम्परेचर थीटा 2 है। और आप ये मान लो कि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से। लेट द लेंथ ऑफ द एज, वो उसको एक्स मान लो। ठीक है। ये दोनों फेस अब क्योंकि क्यूबिकल हैं तो मतलब स्क्वायर शेप एरिया से होगा, इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए। तो अब यहाँ पे अपन थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें कि भाई कितना हीट कंडक्ट होगा फ्रॉम द सरफेस हैविंग टेम्परेचर थीटा 1 टू द सरफेस हैविंग टेम्परेचर थीटा 2। और आप ये मान लो कि जो हीट कंडक्ट हो रही है वो कंडक्ट हो रही है फॉर टाइम। ठीक। तो ये पाया गया कि जो हीट कंडक्ट होती है Q between two faces, that is directly proportional to area of the faces। पहली चीज,
Then again, Q is proportional to difference in temperature of the two phases, theta 1 minus theta 2. ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट आपकी फ्लो करेगी. थर्ड है, Q इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. भाई जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो बहुत सारा हीट एनर्जी आपका वेस्ट हो जाएगा डिस्टेंस बढ़ने से. और लास्ट है, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग. है ना, जितनी देर तक आप, जैसे आप गैस में पानी गर्म करो या कुछ भी गर्म करो गैस में, तो अगर आप ज़्यादा देर तक उसको रखते हो कांटेक्ट में गैस जला के, ज़्यादा टाइम के लिए तो ज़्यादा गर्म होगा, कम टाइम के लिए तो कम गर्म होगा. तो इन सारे फैक्टर्स को मिलाने पर क्या मिलता है, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू ए ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2. थीटा 1 और थीटा 2 टेम्परेचर है, ठीक है, इंटू टी अपॉन एक्स. जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो मेरे को मिलता है के टाइम्स ऑफ ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एक्स. अच्छा एक चीज़ और, ये जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एक्स है, इसको अपन टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं. टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, द फॉल इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ. कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने पर कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है उसको अपन टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं. अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और उसके नीचे डिस्टेंस अगर अपन उसको डिवाइड करते तो वो उसका ग्रेडियंट हो. जैसे आपने विस्कोसिटी में पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv/dx, है ना. यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया. फिर आप प्रेशर ग्रेडियंट भी पढ़ोगे अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी में अपन डिस्टेंस का डिवीजन करते तो वो उसका ग्रेडियंट हो जाता है. So this is the formula for transfer of heat between two phases at temperature theta 1 and theta 2 having surface area. ठीक. अब ये जो बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ गया है के, के को अपन बोलते हैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको मैंने लगाया है, और के है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है. अब सुन लो इसको डिफाइन कैसे करेंगे. मैंने बताया था ऐसे कोई भी कांस्टेंट, जैसे मान लो मैंने कहा 2 है, फिर डिफाइन 2, तो 2 कैसे डिफाइन करोगे, नहीं कर पाओगे डिफाइन. अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट है तो उसको अपन कंपेयर करके डिफाइन, सॉरी, करते हैं. देखो 2 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3. हो गई 2 की डेफिनेशन. तो ये के को भी मैं क्यू के टर्म्स में डिफाइन करूँगा. ठीक है. कैसे डिफाइन करूँगा, आप एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लो. ठीक. फिर उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 को 1 डिग्री सेल्सियस मान लो. सुन लो, डिफरेंस में चाहे तुम सेल्सियस लिखो चाहे तुम केल्विन लिखो, बात एक ही है. ठीक. टाइम को आप 1 सेकेंड मान लो, और जो डिस्टेंस है उसको आप 1 मीटर मान लो. ये सारी चीज़ें आप मान लो. अब अगर मैं सारे 1 यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्यू किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा. आएगा कि नहीं. तो आप क्या बोल सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट. क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज इन कितने टाइम में, 1 सेकेंड, बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब. क्यूब लिया था अपन ने, ऑफ साइड कितना साइड है, 1 मीटर. ये डिस्टेंस कितना लिया, 1 मीटर. ऑफ साइड 1 मीटर. ठीक. और द फेसेस बीइंग केप्ट, दोनों फेस का डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का, 1 डिग्री सेल्सियस. तो द फेसेस बीइंग केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. फिर से आप देख लो, बहुत ईजी है. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is equal to the quantity of heat that flows between the opposite faces of a cube of side 1 meter in time 1 second such that the faces are kept at a temperature difference of 1 डिग्री सेल्सियस. इसको आगे बोल दो, इसको आगे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. आपको डेफिनेशन बनी चाहिए, डेफिनेशन आ सकती है. अब ये आप इसकी डेफिनेशन होगी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की. अब किसी ने पूछा कि इसकी यूनिट क्या है, तो देखो कभी किसी की यूनिट निकालनी है, आप सीधे फॉर्मूले में आ जाओ. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ. क्या फॉर्मूला है क्यू का, क्यू का फॉर्मूला है के टाइम्स ऑफ ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टाइम अपॉन एक्स. तो के किसके बराबर हो जाएगा, के हो जाएगा क्यू इंटू एक्स अपॉन ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी.
अब अपन पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो Q है, Q मतलब जूल, X मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, एरिया मतलब मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, थीटा वन माइनस थीटा टू मतलब चेंज इन टेम्परेचर तो हो गया डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो गया सेकंड। एक मीटर कैंसिल तो क्या यूनिट आती है, जूल मीटर, ठीक है। और जूल पर मीटर आ गया, और सेकंड, सेल्स पहले सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड आ गया, और डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इन, या डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, बात एक ही है, क्योंकि जब अपन डिफरेंस लेते हैं तो फिर आंसर सेम आता है। आप चेक करके देख लो, मैंने कहा कि 10 डिग्री माइनस 5 डिग्री, 10 डिग्री माइनस 5 डिग्री कितना आंसर आएगा, 5 डिग्री। अब 10 डिग्री आपका कैल्विन में कितना होगा, 273 में ऐड कर दो, 283। और 5 डिग्री कैल्विन में कितना होगा, सॉरी डिग्री मत लगाओ, के लगा दो, 5 डिग्री कैल्विन में कितना होगा, 273 प्लस 5, 278 के, आंसर वही आएगा 5। तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो कैल्विन और सेल्सियस सेम होता है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप चाहो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, बट हो गया, उसको मत निकालो, कोई निकालने का मतलब नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन क्या है थर्मल कंडक्टिविटी के। सबसे पहले एप्लीकेशन तो सुन लो, बहुत इजी है। जितने भी कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वो बनते मेटल के हैं, बट उनका जो हैंडल होता है वो बैड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो भी गुड कंडक्टर होगा तो हीट आपके हाथों में आ जाएगी, आपका हाथ जल जाएगा। दूसरा, जितने भी क्विल्ट होते हैं, रज़ाई गद्दे, दे आर फिल्ड विथ फ्लफ़ी कॉटन। अच्छा देखो, कॉटन की एक प्रॉपर्टी है कि कॉटन एक बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक। और कॉटन में थोड़ी एयर ट्रैप होती है, एयर भी बैड कंडक्टर है हीट की। तो क्या होता है, जब हम गद्दा, रज़ाई या गद्दा ओढ़ते हैं, कोई क्विल्ट को ओढ़ते हैं, बेडशीट ओढ़ते हैं, तो वो हमारी बॉडी की हीट बाहर जाने नहीं देती, उसको ट्रैप कर लेती है, हमारे अंदर ही रखती है। दैट इज़ वाई क्विल्ट आर यूज्ड इन विंटर, ठीक। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हॉट वाटर पोर करते हैं किसी थिक ग्लास में, शीशे के ग्लास में, तो वो जो शीशे के ग्लास है या जो बीकर है वो क्रैक हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत गर्म पानी पोर कर दिया शीशे में, आपको पता है शीशा भी थर्मली एक्सपैंड करता है, अंदर जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होगा, बाहर एक्सपेंशन कम होगा, और इसी कारण से क्रैक आता है। क्रैक कब आता है? जब रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑन इनर साइड एंड आउटर साइड इज नॉट सेम, अंदर ज़्यादा एक्सपैंड होगा, बाहर कम एक्सपैंड होगा, और आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। वो बन जाएगा, इजी है। न्यूमेरिकल अगर आएंगे सिंपल, आपको फॉर्मूले बेस्ड है, आपसे बन जाने चाहिए। अब जो नेक्स्ट मोड है बेटा हीट ट्रांसफ़र का, वो है कन्वेक्शन, ठीक। कन्वेक्शन, अब सबसे पहली ध्यान रखना, कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैस में, ठीक। तो अब कन्वेक्शन में क्या हुआ, एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरे पास किसी बंदे या बंदी की बुक है, या कुछ ज़रूरी सामान है मेरे पास, मुझे इसको देना है जाकर, मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, सॉरी, तो मैं खुद ही चला गया देने के लिए उसको, चलते चलते यहाँ तक। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट तो ट्रांसफ़र होती है, और कैसे ट्रांसफ़र होती है, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच heat is transmitted through a substance from one point to another point by actual bodily movement या actual movement of the heated particles of the substance। खुद पार्टिकल ट्रैवल करता है, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़, है ना। तो ये होता है कन्वेक्शन। अच्छा, जब भी कन्वेक्शन होता है तो आपके कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाते हैं बॉडी में। कन्वेक्शन करंट कैसे, मैं एक सिंपल आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ईजी है। ये तो देखो यहाँ पे लिक्विड के केस में, गैस के केस में देखो कन्वेक्शन करंट क्या डायग्राम दिया है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट केस में एक लिक्विड को हीट किया यूजिंग अ कैंडल या बर्नर जो भी है। तो जो मॉलिक्यूल सबसे करीब थे यहाँ पे कैंडल के, वो हीट हो गए। अब हीट होकर वो कहाँ मूव करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर चले गए। जैसे वो ऊपर जाएंगे, ऊपर का माहौल तो ठंडा है, वो अपनी सारी हीट लूज कर देंगे। ठीक। अब ऑब्वियसली जब हीट हो गए थे तो पार्टिकल्स में एनर्जी आ गई थी। अब वो ऊपर चले गए। अब ये घूम कर यहाँ पर इन्होंने सारी एनर्जी लूज कर दी, वह सारी एनर्जी लूज कर दी, फिर ये नॉर्मल स्टेट में आ गए। फिर ये घूम के नीचे आ जाएंगे, फिर ये हीट होंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे अपनी हीट एनर्जी छोड़ देंगे, फिर ये नीचे आएंगे ठंडे होके, फिर हीट होंगे। तो ये आपके कन्वेक्शन करंट फॉर्म। एयर के केस में देख लो, इसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। ये स्टील का बार है, आप इसे हीट कर रहे हो, ये ठंडी हवा इसके बगल से निकल रही है, स्टील के बार से हीट एनर्जी निकली, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके ये बन गई वार्म एयर, और वार्म एयर कहाँ जाती है, इट ऑलवेज राइजेस अप। वाटर या एयर हमेशा कहाँ होता है, इट राइजेस अप अगर वो गर्म है, ऊपर जाएगा। ऊपर वातावरण ठंडा है, वहाँ पर अपनी सारी हीट लूज कर देगा। फिर वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है, ऊपर चली गई, इसकी जगह कौन से फिर लेगा, कोल्ड एयर ले लेगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर हीट लूज करेगी, फिर ऐसे नीचे आएगी, फिर कोल्ड एयर बन के, फिर ऐसे तो साइकिल ही चलती रहती है, ये भी साइकिल ऐसे चलती रहेगी, ऐसे ये साइकिल चलती। तो इन्हीं करेंट्स को अपन कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा ये चीज़। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, सुनो बहुत इजी है इसके एप्लीकेशन। जो रूम की हीटिंग होती है, हीटर देखा है ना, ऐसे मान लो ये रूम का हीटर है, ये कॉइल लगी है, ये हीटर है, ऐसा ऐसा। तो हीटर आपका हीट एनर्जी रिलीज करता है, उसको एयर के मॉलिक्यूल गैदर करते हैं, फिर वो हॉट होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, उनकी जगह कोल्डर एयर आती है, फिर वो भी हीट होती है, फिर वो ऊपर जाती है। ऐसे वो एयर पूरे कमरे में सर्कुलेट होती है और आपका कमरा गर्म हो जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल काफ़ी है। अब लास्ट जो आपका मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन का एक सिंपल एग्जांपल है कि मान लो ये मैं खड़ा हूँ, मैंने कुछ सामान लिया किसी से, मुझे उसको सामान वापस लौटाना है। तो ना मैं उसके पास गया, ना मैंने किसी की मदद ली, मैंने उस सामान को सीधे कैच फेंक दिया, ले बेटा कैच कर ले, तो उसने कैच कर लिया। तो in case of radiation, there was no bodily movement. Energy is transmitted from one point to another without the intervention of the particle of medium. Particle of medium की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी चीज़ को अपन रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन क्या है, इट इज़ द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हेन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। अच्छा, अब ये कैसे हो गया भाई, पार्टिकल ऑफ मीडियम के बिना कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो रेडिएशन होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप ट्वेल्थ में जाओगे तो एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा। साइनोसाइडली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सेस आप बना लो, सॉरी। साइनोसाइडली मतलब साइन वेव की तरह, साइन वेव की तरह ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। और जो वेव का मोशन, जैसे मान लो ये वाई एक्सेस है, ठीक है, ये जेड एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वाई के अलॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जेड के अलॉन्ग, और जो वेव है, जो डिस्टर्बेंस है, जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है, वो किसके ट्रैवल कर रहा है, एक्स के अलॉन्ग। तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपकी जो थर्मल रेडिएशन निकलती हैं, मतलब ये सन से, वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दे ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे ये वेव्स, अब ये तो आ गई, अब इनके पास एनर्जी है। अब मान लो ये जैसे कोई बॉडी है, अर्थ का सरफेस है, अब ये वेव्स आके स्ट्राइक की, इन वेव्स के पास एनर्जी भी होती है और इनके पास मोमेंटम भी होता है। तो ये अपना एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, जिस भी बॉडी के प्रेजेंट है, उसको ट्रांसफ़र करती है। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, ये ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये गर्म हो जाएगा।
So this is how radiation works. It consists of electromagnetic waves, and electromagnetic waves can travel without a medium. उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक. तो रेडिएशन का सिंपल एग्जांपल हो गया लाइट. लाइट आपका रेडिएशन से मूव करता है. आई थिंक बन जाएगा. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है, इसमें अब 2-3 टॉपिक हैं आपके जो आपको पढ़ने पड़ेंगे. वो है सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक. चलो हो गया, अभी इतना काफ़ी है.